हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे स्कूल में? आज के नोट्स में क्या पढ़ेंगे? हम लोग न्यू अप्रोचेज टू टीचिंग पढ़ेंगे। न्यू अप्रोचेज टू टीचिंग के अंतर्गत आज हम लोग को जिन महत्वपूर्ण नवीन शिक्षण विधियों के द्वारा अध्ययन कराने करेंगे उसका नाम नीचे दिया गया है। जैसे देखिए, क्रियापरक शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, सहभागी शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, बहुकक्षीय और फिर निदानात्मक और फिर उपचारात्मक शिक्षण। एक क्रियापरक शिक्षण स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है, इसके द्वारा कैसे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रियापरक शिक्षण। क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। बालक को क्या किया जाता है? क्रिया के माध्यम से ज्ञान को प्राप्ति कराया जाता है। इस शिक्षण विधि में बालक का शरीर एवं मस्तिष्क दोनों क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कामेनियस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए। ठीक है। जैसे क्रियापरक शिक्षण में खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट, फिर डाल्टन विधि। तो ये सब विधियां जो है आप लोग देखिए क्या क्या हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे, किंडरगार्टन के कौन थे, मॉन्टेसरी के कौन थे, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि के कौन थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, बाल केंद्रित शिक्षण। पहला था क्रियापरक शिक्षण में ये सब चीज़ें आ जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसको में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को केंद्र मानकर विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है तथा इसमें बालक के रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फिर आइए रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है? रुचिपूर्ण शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को उसके रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। और रुचिपूर्ण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या बोल सकते हैं कि सृजनात्मकता, मतलब कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आइए सहभागी शिक्षण। सहयोग करने की भूमिका इसमें होनी चाहिए। सहभागी शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें शिक्षक निर्देश देते हैं तथा बालक क्या करते हैं? शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। इसको में सहयोग की भावना, मतलब कि सहयोग करते हैं शिक्षक और टीचर जो बालक जो है उसको फॉलो करते हैं। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के सहभागिता से बहुस्तरीय या फिर बहुश्रेणी शिक्षण। ये क्या है? तो देखिए, बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक उच्च कक्षाओं में छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण का कार्य करता है। इसमें शिक्षण बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार बालक को शिक्षा देता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए बहुकक्षा शिक्षा। तो बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है? बहुकक्षीय शिक्षण के से अभिप्राय है कि एक अध्यापक एक कक्षा को न पढ़ाकर कई कक्षाओं को पढ़ाता है। इस प्रकार शिक्षण की क्रिया तभी की जाती है जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की क्या होती है? कमी होती है। जहाँ पे 4 टीचर होनी चाहिए वहाँ पे क्या होता है? मान के चलिए 2 ही टीचर है, तो क्या होता है? 2 क्लास को, जैसे फर्स्ट 1 और 2 को क्लास को एक जगह बैठा दिया और टीचर पढ़ा रहा है। तो इस तरह से बहुकक्षीय कक्षा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जा सकता है या फिर जहाँ पे टीचर की कमी होता है। इस शिक्षण के अध्यापक से क्या है? कक्षा के मॉनिटर पर निर्भर करता है, रहना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, निदानात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक का शिक्षा से संबंधित त्रुटियों एवं कमजोरियों का क्या है किया जाता है? पता लगाया जाता है और इन त्रुटियों कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या है? उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इसमें शिक्षक शिक्षण के अंतर्गत बालकों को कठिनाइयों को जानकर उसको दूर करता है। तो ये सब जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये सब जितने भी हैं आप लोग को सीटेट वगैरह में काम आएंगे। शिक्षण सूत्र क्या, इसका अर्थ ये सब क्या है बोल सकते हैं? शिक्षण सूत्र जो है निम्नलिखित प्रकार से बोल सकते हैं। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और क्या किया जाता है? प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
शिक्षण सूत्र का कौन किया था? तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, ना कि अधिक से अधिक खोना है। शिक्षण सूत्र बालकों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए शिक्षण सूत्र क्या क्या है, निम्नलिखित प्रकार से बोल सकते हैं कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, इसको मैं बोल सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्याश से अप्रत्याश की ओर, और फिर विशिष्ट से समान की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक बोल सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, अनुभूत से युक्ति की ओर, प्रकृति का अनुसरण करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को, ये शिक्षण का सूत्र जो वगैरह है ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो जो बताए वो सब भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सरल से कठिन की ओर इसका क्या होता है? सरल से कठिन की ओर इसको में देखिए क्या हो रहा है। सरल से कठिन की ओर इस सूत्र के अनुसार बालक को सबसे पहले सरल बातों को समझाना चाहिए, फिर उन बातों को समझना चाहिए जो कठिन होते हैं। इस सूत्र में पाठ का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि जिसमें पहले सरल बातें हों, फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कठिन आते जाते हैं। इसीलिए इसको सरल से कठिन की ओर बोलते हैं। जैसे बालक को हिंदी शब्दों का ज्ञान कराने से पहले उन्हें अक्षरों का क्या करना पड़ता है, ज्ञान का कराना जरूरी होता है। नहीं तो फिर अब जैसे शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों को मेल से, जैसे लिखना है कमल, कलम लिखना है तो कमला, ये सब बालक को पढ़ाना पड़ेगा, का कैसे लिखा था, ला कैसे, और ये तीनों को मिला देते हैं तो कमल होता है। ठीक है, तो सरल फिर कठिन उसका यूज किया जाता है। तो लेटर जो हो गया मतलब वर्ड, ये आप लोग का अक्षर जो हो गया, अक्षर से जो वर्ड बनता है, वर्ड से ये शब्द से जो बनता है फिर वाक्य बनता है। तो ये सब चीज़ें क्रम वाइज चलता है, पहले सरल, उसके बाद फिर कठिन, फिर कठिन। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो बालक किसी भी माध्यम के अनुसार जो कुछ सीखता है वही उसका ज्ञात होता है। वह इसी ज्ञात या पूर्व अनुभव के अनुसार नया ज्ञान का क्या करता है, प्राप्त करता है। अज्ञात से अज्ञात की ओर के अंतर्गत क्या होते हैं, बालक को सबसे पहले उन बातों को बताया जाता है जो बालक जानता है, फिर उसी बातों के आधार पर उन बातों को बताया जाता है जो बालक नहीं जानता है। जैसे बालक को जोड़ बताना है तो गिनती बताते हुए बालक का जोड़ बताना चाहिए। अब जिस बच्चा को मान के चले कि जोड़ नहीं आता है, मतलब जोड़ बताना है, तो उसको गिनती, काउंटिंग पहले सिखाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, अब बच्चे को मतलब पहले काउंटिंग आता है, जैसे टेबल वगैरह आता है, तो उसी से उसको क्या करते हैं, जोड़ करने के लिए सिखाएंगे, ना कि उसको फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो। ठीक है, तो ये आप लोग का होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस सूत्र को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनाने पर बल दिया है। ठीक है, इस सूत्र के अंतर्गत बालक को मूर्त से अमूर्त तरफ ले जाया जाता है। इसमें बालक को सबसे पहले स्थूल वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसे हम क्या करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं तथा इन इंद्रियों को महसूस कर सकते हैं के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर उन वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है जो सूक्ष्म हो, जिसको माइक्रो बोल सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बालक को रंग, जैसे बताया जाता है कि प्राथमिक स्तर के बालकों को रंग बिरंगी पेंसिल से गोलियां बनाना, खिलौने के माध्यम से गिनती या जानवरों का ज्ञान प्राप्त कराना। तो यह सब होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे पहले टच कर सकते हैं, फिर आप लोग जो जैसे यूं ही मतलब कि फील करके बता सकते हैं। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को कंप्यूटर के जानकारी के सबसे पहले बालक को कंप्यूटर दिखाया जाता है, फिर उसके एक एक अंगों की जानकारी दी जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण मतलब पूरा, और अंश का मतलब उसको टुकड़ा होता है। ठीक है, पहले पूरा का पूरा कंप्यूटर दिखा दिया गया, उसके बाद बोला जाएगा कि हाँ ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, ठीक है, ये सीपीयू है। तो ये सब चीज़ों बताया जाता है।
अनिश्चित से निश्चित की ओर, बालक के बौद्धिक क्रम में बच्चों का मानसिक विकास, उनके विचार तथा अनुभवों को स्पष्ट किया जाता है। बालक में बच्चों के निश्चित ज्ञान नहीं होता है, परंतु बाद में कई बार गलती करने के बाद एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। जैसे किसी देश के प्रमुख स्थल तथा वहां विशिष्टता जो छात्रों को स्पष्ट नहीं होता है, परंतु बाद में मानचित्रों, चार्ट मॉडल तथा उदाहरण के माध्यम से उसको स्पष्ट किया जाता है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर इसको पढ़ा सकते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले क्या ज्ञान दिया जाता है? वस्तु का, किसी वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें वर्तमान बातें बताई जाती है। बाद में बालक को उन अप्रत्यक्ष बातों को समझाना आसान हो जाता है जो भूत और भविष्य का निर्धारण करता है। जैसे सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, मानचित्र के माध्यम से संसार की विधियों का विविध भागों को विषय की जानकारी दी जाती है। ठीक है। अब बोल सकते हैं विशिष्ट से समान की ओर, ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से समान, फिर पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये सब विधियों आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है। बहुत ही काम आएंगे सीटेट वगैरह में, या केवीएस, या फिर कुछ भी आप लोग आगे ये तैयारी कर रहे हैं। तो इस सूत्र के अंतर्गत बालक के समय विशिष्ट उदाहरण के द्वारा सामान्य सिद्धांत अथवा नियम, निरीक्षण, परीक्षण एवं चिंतन के माध्यम से उत्तर निकलवाए जाते हैं। इसमें बालक रुचि के साथ सीखता है। विज्ञान, गणित एवं व्याकरण जैसे शिक्षण के लिए यह सूत्र बहुत ही उपयोगी होता है। विशिष्ट से क्या होता है? सामान्य की ओर। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय एक से अधिक उदाहरण के माध्यम से परिभाषित करना बताया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग विशेष से समान की ओर। अब आइए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस सूत्र के अनुसार किसी भी नए तथ्य के सिखाने के लिए उन्हें विभिन्न आयामों या का विश्लेषण करके उसमें उन्हें इसके आधार पर संश्लेषित का एकात्मक रूप देना होता है। जैसे संसद का अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न भाग, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इत्यादि के बारे में क्या होता है? संपूर्ण संसद को प्रणाली का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो यह विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को उसके रुचि, आयु एवं जिज्ञासा को ध्यान में रखकर किसी भी पाठ्य वस्तु का अध्ययन कराया जाता है जिससे कि बालक अपने तार्किक क्षमता का विकास अपनी आयु के अनुसार विस्तारित कर सके। जैसे मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं को मानचित्रण में दिखाना, बाद में उसकी आयु के अनुसार उसकी विशेषताओं को तार्किक ढंग से बताना। फिर होता है अनुभूत से युक्ति की ओर। बालकों की मानसिक दक्ष क्षमता एवं जिज्ञासा को तीव्र होने के कारण वस्तुओं को देखकर या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु बालक को तर्क एवं सिद्ध करने के लिए और अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि बालक की आयु के अनुसार उसे प्राप्त होती रहती है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त को बालक प्रतिदिन देखता है और अनुभव करता है, परंतु इसके कारणों को जानने के लिए तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग करके शिक्षक के द्वारा बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। प्रकृति का अनुसरण। इस सूत्र के अनुसार बालक की दीक्षा प्रकृति रूप से उसकी रुचि या फिर मानसिक क्षमता के अनुसार उसकी आयु द्वारा विकसित होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग का मतलब न्यू अप्रोचेज जो टीचर पढ़ाने का जो था। ठीक है। शिक्षण सूत्र वगैरह जो था और ये सब चीज़ें बाल केंद्रित, तो जितने भी ये सब सूत्र वगैरह थे, न्यू अप्रोचेज टू टीचिंग जो आप लोग आ गए देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। शिक्षण सूत्र क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें शिक्षण सूत्र में ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।